हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। इस बार विज्ञान की परीक्षा में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और बिल्कुल वैसे ही वैसे 48 प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। और ये 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो पेट के एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो यूरेनियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यूरेनियम होता है ये दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। और भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, तो जानवरों और मनुष्यों की कोशिका में पाया जाता है। और जो हरित लवक होता है, इससे जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को, यहाँ पे धातु पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम वो धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है ये अत्यंत ज्वलनशील होता है, इसीलिए हम इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। और जो सोडियम होता है इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये Fe यानी लोहा का ये अयस्क होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो जो हेमेटाइट होता है वो भी लोहा यानी फेरस का यहाँ पे अयस्क होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो जो धातु होते हैं ये विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो जिंक का लेप लगाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहे पर जिंक का जो लेप लगाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं। तो 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो 0 से लेके 7 के बीच में होता है। इसे आपको याद रखना है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण और जल बनाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अम्लीय होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको विज्ञान के 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और वो भी जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन
ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो मीथेन ही गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, तो उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं वो पसीना के रूप में या मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, तो यूरिया होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो श्वसन है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो जो मीथेन होता है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है और इसकी संरचना ऐसी होती है। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ये मीथेन का ये संरचना है जिसमें कार्बन 1 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है, 4 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो आपतन कोण होता है ये किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लार का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है और जो अधातु होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला
प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आभूषण यानी गहने बनाने में कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो मुलायम होता है, उससे गहना नहीं बन सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 22 कैरेट सोना लेते हैं और 2 कैरेट तांबा या चांदी इसमें मिला देते हैं, तो ये कठोर हो जाता है। उसके बाद आभूषण बना लेते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग होता है, तो 22 कैरेट सोना का उपयोग होता है। और जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में जब आयरन यानी लोहा की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मधुमेह यानी शुगर रोग कब होता है, तो जब शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमें मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो जो टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो ये होता है NO2 और SO2 के कारण से। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये प्रबल अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरियों में करते हैं एसिड के रूप में। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सोना किस में घुलता है, तो अम्लराज में घुलता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल और क्षार का पता लगाने में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो फेफड़ा का आकार शंकुआकार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि उदय और अस्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदय और अस्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है, तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग हम फल पकाने में करते हैं, तो एथिलीन का उपयोग हम फल पकाने में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन होता है और जो जिब्रेलिन्स होता है ये पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा होता है कि ताप अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे घटेगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, तो जलमंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, यानी तीनों आता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर।
47 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे ईंधन कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सबसे अच्छा ईंधन होता है कौन सा होता है, तो एलपीजी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन कीजिएगा यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा और इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आज के डेट में यहाँ पे आज 4 जून है, तो यहाँ पे देखिए 4 जून का यहाँ पे टेस्ट दिखा रहा है। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आप लोग नीचे वाला भी टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे 203 बच्चों ने टेस्ट दे दी हैं, बस आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं अपना, आप लोग अपना लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है, आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही रहेगा। सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है, तो पशु कौन सा है, यहाँ पे बाघ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा कि वैसी आपदा जो प्रकृति द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक आपदा कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मानवकृत आपदा पे टिक मारेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं 20 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा PDF ओपन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ना है 10वां का कि 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 21 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं ओपन करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास 10 का अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है चैप्टर वाइज तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर काफ़ी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।